आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने इस्लामी काल में शिक्षा का अध्ययन किया। आज हम लोग इस्लामी काल में शिक्षा के क्या गुण रहे और क्या दोष रहे, क्या कमियां रही, उसका अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस्लामी शिक्षा का जो समय है वह 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच पाई जाती है। इसको हम मध्यकाल या मुस्लिम काल भी कहते हैं। मध्यकाल या मुस्लिम काल भी कहते हैं। इस्लामी शिक्षा बहुत सी विशेषताओं को लेकर भारत में आती है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ ही इस्लाम धर्म, संस्कृति और शिक्षा का भारत में आगमन होता है। हमने इस्लामी शिक्षा के विषय में जो कुछ पढ़ा उसमें से बहुत से गुण हैं और बहुत सी कमियां भी हैं, जिसका अध्ययन हमको करना है। सबसे पहले हम गुणों की बात करते हैं। क्या क्या गुण रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं रही हैं जो आज भी हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था में हम उसको स्थान दिए हैं। सबसे पहला जो इस्लामी शिक्षा का गुण है वह है शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त। शिक्षा को राज्य का संरक्षण, ये गुण रहा है। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था। यही कारण है कि आज भी हमको देखने को मिलता है कि राज्य की संरक्षण से शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित चलती है। सबसे पहले मुस्लिम काल में बादशाहों के द्वारा, शासकों के द्वारा शिक्षा को संरक्षण प्राप्त हुआ और दान के द्वारा, सहायता के द्वारा, धन देकर बढ़िया से शिक्षा की व्यवस्था संचालित होती है। ये आज की शिक्षा में भी लागू है। बादशाहों ने इसका प्रारंभ किया, लेकिन ये गुण था, इसीलिए आज भी हम इसको धारण किए हैं, व्यवस्था में लागू किए हैं। जो दूसरी विशेषता हमको मिलती है वह है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा। मुस्लिम काल में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। शासकों के देखरेख में दान के द्वारा, सहायता के द्वारा शिक्षा संचालित होती थी। प्राथमिक और उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा निःशुल्क थी। आज भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था लागू है। और सबसे पहले छात्रवृत्ति का भी प्रारंभ हमको मिलता है मुस्लिम काल में। छात्रवृत्तियों का आरंभ, जो निर्धन छात्र होते थे उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। जो योग्यता साबित कर देते थे उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। जो आज की छात्रवृत्ति योजना है वो मुस्लिम काल की ही देन है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि उस समय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति होती थी और आज जाति आधारित है। प्रथम छात्रवृत्ति योजना की बात अगर देखने को मिलती है तो मुस्लिम काल में मिलती है, जो कि जाति आधारित न होकर योग्यता आधारित थी। इसके बाद जो अगली विशेषता है
वह है प्राथमिक और उच्च शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा संरचना। प्राथमिक और उच्च शिक्षा की संरचना हमको देखने को जो मिलती है, ये वैदिक और बौद्ध से भिन्न है। जहां प्राथमिक शिक्षा वैदिक काल में घरों में दी जाती थी, परिवारों में दी जाती थी, वहीं बौद्ध काल में यह मठों और विहारों में होती है। लेकिन प्राथमिक और उच्च शिक्षा मठों और विहारों में एक साथ संचालित होती है, और यही मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों मकतब और मदरसों, घर और परिवार से अलग संस्थाओं में अलग अलग संचालित होती है, जो कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में लागू है। प्राथमिक शिक्षा अलग और उच्च शिक्षा अलग स्थानों पर। इसके अलावा जो अगली विशेषता है वह है ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास करना, धर्म के साथ भौतिक और तकनीकी ज्ञान, ये वैदिक और बौद्ध शिक्षा से अलग है। धर्म के साथ भौतिक ज्ञान, ये विशेषता हमको मिलती है। ज्ञान तो, शिक्षा तो हमको मिलती है, लेकिन मुस्लिम काल में धर्म और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है, क्योंकि सिर्फ धर्म से काम पूरा नहीं हो सकता है। हमको समाज में, विश्व में स्थान बनाने के लिए वैज्ञानिकता, आधुनिकता की भी जरूरत होती है। वैज्ञानिकता, तकनीकी, आधुनिकता के लिए भौतिक ज्ञान जरूरी है, जो कि मुस्लिम काल में हमको मिलता है। इसके अलावा जो विशेषता हमको मिलती है वह है साहित्य रचना। साहित्य रचना के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन, ये चीज हमको मुस्लिम काल में मिलती है। बहुत से लेखक हुए, बहुत से साहित्यकार हुए, इनको लेखन कला के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। आज भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था संचालित है, तो ये मुस्लिम काल की ही देन है, जो साहित्य रचना के लिए प्रोत्साहित करती थी। इतिहास लेखन की कला भी मुस्लिम काल की देन है। इतिहास लेखन, और इस इतिहास लेखन को पाठ्यक्रम में स्थान भी दिया गया। पाठ्यक्रम में स्थान, इसको लागू किया गया। जो बादशाह होते थे, शासक होते थे, वो अपने लेखकों को प्रोत्साहित करते थे, पूर्वजों का इतिहास लिखाते थे, और उस इतिहास को पाठ्यक्रम में भी स्थान देते थे। अच्छे लेखकों को पुरस्कार भी दिया जाता था, प्रोत्साहित भी किया जाता था। लेकिन ये इतिहास लेखन की जो कला है, ये मध्यकाल में ही देखने को मिलती है। वैदिक काल और बौद्ध काल में ये व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद जो अगली विशेषता हमको मिलती है वह है नायकीय पद्धति। ये नायकी पद्धति, हालांकि ये प्राचीन काल से प्रारंभ था, प्राचीन काल में भी मिलता है, ध्यान देना है। लेकिन
मुस्लिम काल में इसमें सुधार हुआ। न्याय की मॉनिटरिंग व्यवस्था जो कक्षाओं में है, बड़े जो सीनियर छात्र होते हैं वो अपने छोटे साथियों को पढ़ाते हैं और उनको प्रशिक्षण भी मिलता है। और इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि शिक्षकों की जो कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, एक विशेषता ये भी है, उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। मध्यकाल में, मुस्लिम काल में बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान थे। दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, बीदर, मालवा, जौनपुर, ये सब शिक्षा के उच्च स्तर के संस्थान थे, उच्च शिक्षा के संस्थान थे, जिसमें बड़े बड़े पुस्तकालय भी थे, बड़े बड़े वाचनालय हुआ करते थे, अच्छी कक्षाएं होती थी, छात्रवृत्तियां मिलती थी, खाने पीने की व्यवस्था अच्छे ढंग से होती थी और साथ साथ कालीन पर बैठ के अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन उच्च शिक्षा के संस्थान उच्च स्तर पर थे और इन संस्थानों में डिग्रियां भी दी जाती थी। आमिल की डिग्री होती थी। आमिल की डिग्री जो दी जाती थी वह इस्लामी जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको आमिल की डिग्री, इस्लामी ज्ञान प्राप्त, काबिल की डिग्री जो अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त करता था, अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उसको काबिल की डिग्री प्राप्त हो जाती थी। जो इस्लामी ज्ञान प्राप्त होता था उसको आमिल की डिग्री, जो अरबी फारसी ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसको काबिल की डिग्री, और जो तर्क, दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता था उसको फाजिल की डिग्री मिलती थी। ये उच्च शिक्षा संस्थाओं पर में डिग्रियां भी दी जाती थी, आमिल, काबिल और फाजिल। तो ये अरबी और फारसी साहित्य का जो अध्ययन करता था यही शासन में उच्च पद पर नियुक्त होता था। जो अरबी और फारसी साहित्य का अध्ययन कर लेता था, जिसको हम काबिल कहते हैं, इसी को नियुक्ति मिलती थी। तो ये उच्च शिक्षा संस्थाओं में मिलने वाली डिग्रियां हैं। डिग्रियां देने का कार्य मध्यकाल में हमको मिलता है। इसके अलावा जो और एक विशेषता हमको मिलती है वह है व्यवसाय, कला और कौशल की शिक्षा। हालांकि ये व्यवस्था वैदिक और बौद्ध काल में भी मिलती है। व्यवसाय, कला, कौशल की शिक्षा, लेकिन व्यवसाय, कला, कौशल की जो शिक्षा मध्यकाल में मिलती है यह बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग की शिक्षा थी, अधिक ज्ञान विज्ञान से युक्त थी।
उत्तम व्यवस्था के तहत व्यवसाय और कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। तो ये गुण थे। राज्य का संरक्षण प्राप्त था, शिक्षा निःशुल्क थी, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था थी, प्राथमिक और उच्च शिक्षा दो भागों में शिक्षा की संरचना थी, दोनों के अलग अलग स्थान निश्चित थे, मकतब और मदरसा, मकतब और मदरसा, मदरसा उच्च था और ये प्राथमिक था। ये मिलता है ज्ञान का विकास करना, धर्म के साथ भौतिक ज्ञान भी, साहित्य रचना के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार भी दिया जाता था, इतिहास लेखन भी हमको मध्यकाल में मिलता है, और नायकी पद्धति मध्यकाल में विशेष रूप से पाई जाती है। उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, कला कौशल की शिक्षा उच्च स्तर की दी जाती है। ये मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा के गुण और गुणों को हमने देखा। अब हम कौन कौन सी कमियां, कौन कौन से दोष मध्यकालीन शिक्षा के रहे इस्लामी शिक्षा के, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। दोष कौन कौन से दोष रहे हैं? सबसे बड़ा जो दोष है मध्यकालीन शिक्षा का, वह है आर्थिक सहायता में पक्षपात। आर्थिक सहायता में पक्षपात, आर्थिक सहायता में पक्षपात। कौन सा पक्षपात होता था? बहुत सी संस्थाएं थी वैदिक काल के समय, जो संस्थाएं थी वह मुस्लिम काल में भी संचालित थी। बौद्ध शिक्षा संस्थाएं तो नष्ट हो गई थी, चाहे वो नालंदा हो, विक्रमशिला हो, तक्षशिला, और बाकी जो संस्थाएं नहीं नष्ट की गई थी वो भी धीरे धीरे लुप्त प्राय की तरह हो गई थी। लेकिन आर्थिक सहायता सिर्फ जो अरबी फारसी के संस्थान थे उन्हीं को विशेष रूप से दी जाती थी। जो वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, हिंदू शिक्षा से संबंधित संस्थान थे, उसमें आर्थिक सहायता, दान कम दिया जाता था। तो ये पक्षपात की कमी हमको देखने को मिलती है। दूसरी जो कमी है, दोष है, वह है तात्कालिक भारतीय शिक्षा पर प्रहार। तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार, ये कमियां थी। उस समय जो वैदिक शिक्षा के संस्थान थे उसको तोड़ा गया, उस पर प्रहार किया गया, शक्ति की सहायता से आधिपत्य स्थापित कर इस्लाम धर्म और शिक्षा का प्रसार किया गया। मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रसार था। जो मूल उद्देश्य था, इस्लाम धर्म संस्कृति का प्रसार। वैदिक धर्म और संस्कृति पे ध्यान न देकर सिर्फ इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, ये मूल उद्देश्य था। ये भी कमियां हैं। आगे भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म की अवहेलना की गई जो पहले से विद्यमान थी। भारतीय शिक्षा, विशेषकर वैदिक शिक्षा, साहित्य की अवहेलना ये हमको मिलती है।
वह भारतीय शिक्षा साहित्य की अवहेलना, केवल इस्लाम धर्म साहित्य दर्शन को प्रोत्साहन मिलता था। उस काल में जो पहले से भारतीय धर्म साहित्य है, भारतीय संस्कृति है, उसकी अवहेलना की गई। माध्यम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम वैदिक काल में संस्कृत था और बौद्ध काल में लोक भाषा पाली थी, लेकिन मुस्लिम काल में विदेशी भाषा अरबी और फारसी, अरबी और फारसी विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम बनाया गया। रटने पर बल दिया गया, रटने पर बल। प्राथमिक कक्षाओं में रटने पर ही जोर दिया जाता था, जो कि अमनोवैज्ञानिक है। दमनात्मक अनुशासन मिलता है, कठोर दमनात्मक अनुशासन आज लोकतांत्रिक शिक्षा पद्धति है। ऐसी शिक्षा पद्धति में कठोर अनुशासन की बात नहीं होती है, दमनात्मक अनुशासन की बात नहीं होती है। मुस्लिम काल में मकतब और मदरसों के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का विधान था। मुर्गा प्रथा, मुर्गा बनाना, कोड़े से पीटना, रस्सी बांधकर दोनों पैर विपरीत दिशा में खींचना, ऐसे कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। पीठ पे लादकर दौड़ाया जाता था। ये दमनात्मक अनुशासन की श्रेणी में आता है, जो कि आज की शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसका विरोध हुआ तो ये मुस्लिम काल की कमियां रही। जन शिक्षा की अवहेलना, जन शिक्षा की अवहेलना ये भी मिलती है। जो बड़े घराने के व्यक्ति होते थे, जो शासन में होते थे, उन्हीं के परिवार के सदस्य शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। सामान्य व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह जाता था। तो जन शिक्षा की भी अवहेलना देखने को मिलती है। और जो कमी थी वह है स्त्री शिक्षा की अवहेलना। स्त्री शिक्षा, विशेष करके उच्च शिक्षा, इसकी अवहेलना मिलती है। जो उच्च परिवार की महिलाएं होती थी, राजघराने की महिलाएं होती थी, वो तो परिवारों में शिक्षा ग्रहण कर लेती थी। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, लेकिन उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। परिवारों में जो शिक्षा प्राप्त कर लेती थी, बस वही गिनी चुनी महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त करती थी। बाकी स्त्री शिक्षा की अवहेलना देखने को मिलती है। और जो कमियां हैं वह है नैतिक धार्मिक शिक्षा का मतलब सिर्फ इस्लामी शिक्षा का प्रचार प्रसार। नैतिक धार्मिक शिक्षा का मतलब इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। नैतिक और धार्मिक शिक्षा का मतलब सिर्फ इस्लाम धर्म, इस्लामी कानून, इस्लामी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना था, जबकि भारतीय सनातन धर्म, साहित्य, संस्कृति की अवहेलना होती थी। ये कमियां देखने को मिलती है। आर्थिक सहायता में पक्षपात, भारतीय शिक्षा पर प्रहार। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मुस्लिम जो
आक्रमणकारी थे उनका दो ही उद्देश्य था, प्रहार और प्रसार। प्रहार वो शक्ति द्वारा करते थे और प्रसार शिक्षा के द्वारा। इसी शिक्षा का विकास हमको शिक्षा प्रणाली के रूप में मिलता है। सत्य के द्वारा आधिपत्य करते थे और शिक्षा के द्वारा वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। मूल उद्देश्य अपने इस्लामी धर्म और संस्कृति का प्रसार करना था। भारतीय शिक्षा साहित्य की अवहेलना की गई। विदेशी भाषा अरबी और फारसी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। रटने पर बल दिया गया। दमनात्मक अनुशासन की बात मुस्लिम काल में मिलती है। जन शिक्षा की अवहेलना मिलती है और स्त्री शिक्षा की भी अवहेलना मिलती है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही नैतिक और धार्मिक शिक्षा माना गया। ये इस्लाम धर्म, इस्लामी शिक्षा के गुण और दोष हम लोग पढ़े समझे। कमियां और अच्छाइयां सभी जगह होती हैं। बहुत सी अच्छाइयां इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म में रही हैं, तो बहुत कुछ बुराइयां भी रही हैं। हमको अच्छाइयों को आत्मसात करना है, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको नहीं धारण करना है। हमको निःशुल्क शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, ज्ञान का विकास, विशेष करके भौतिक और आधुनिकतम ज्ञान विज्ञान का विकास, इतिहास लेखन, साहित्य की रचना, न्याय की पद्धति की व्यवस्था, ये सब अच्छाइयाँ भी हमको मिली हैं, जिसको हम आज भी आत्मसात किए हैं और उसके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। जो कुछ कमियां हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। गुण और दोष इस्लामी शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा को हमने देखा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस्लामी शिक्षा व्यवस्था के विषय में जाना था। वीडियो से संबंधित लिंक चैनल पर दिया गया है, आप सब देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।